हाँ भाई, मुद्दा क्या है आज का मुद्दा? आज हमने पहला मुद्दा पढ़ा हुआ है कंसोलिडेशन एसपीएल। अगर ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया तो ये पहला और यही आखिरी मुद्दा है, पर अगर दे दिया तो हम इसके बाद डिस्पोजल और एसोसिएट्स भी पढ़ेंगे। आज का हमारा मतलब एजेंडा है कि हम कंसोलिडेशन खत्म करते हैं। जिनके दिमाग में डाउट आ रहे हैं कि सर कैश फ्लो कब होगा, रेवेन्यू कब होगा, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को क्लास आना चाहिए, ठीक है? वो अब क्लास आने वाली झंझटें मत रखो। रेवेन्यू मुझे वैसे भी रिकॉर्ड करना है, कैश फ्लो मुझे वैसे ही रिकॉर्ड करना है। कैश फ्लो में मैंने डिटेल भी बता दिया था कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट उसमें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं उसमें प्रैक्टिस किट के 2 क्वेश्चन कोई अच्छे वाले उठाकर फॉरन से उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके चुपचाप अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग भी, मैं सजेस्ट करूंगा चुपचाप यूट्यूब पे देख लेना। नोट्स तो आप लोग के पास ऑलरेडी आ गए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है रिविजन के दौरान आपके जो मेन स्टडी टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप इसमें से रेफर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा, जिसने पहली बार पूरा पढ़ा है उसी को इसमें क्या लिखा है वो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, चलो शुरू करेंगे कंसोलिडेशन के साथ। आज पढ़ना है एसपीएल, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है यार? बेसिक प्रिंसिपल वही है जैसा बैलेंस शीट में था, कुछ नया नहीं करना है, वही करना है जो बैलेंस शीट में था। बस पूरे सिद्धांत में एक फर्क है। वो फर्क क्या है कि भैया जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डे पर बनती है, और उस दिन अगर कोई एंटिटी आपकी सब्सिडरी है तो हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जोड़ देंगे। लेकिन जो पीएनएल होता है वो एक ड्यूरेशन का होता है, एक टाइम पीरियड का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दौरान वो एंटिटी आपकी सब्सिडरी नहीं थी, तो आपको वो एक्सक्लूड करना होता है। ग्रुप कंसोलिडेटेड जो होता है हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर किसी एंटिटी को आप साल में 9 महीने के लिए अक्वायर करते हैं तो 9 ही महीने का पीएनएल आप उसका कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एडिशन ही करना है, बस 9 महीने का, जिसे हम कहते हैं टाइम अपोर्शनमेंट। बस इतना ही फर्क है, और कोई सिद्धांतों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैकेनिक में वही होता है कि जो आपके पास एक तो ग्रुप स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए, ग्रुप स्ट्रक्चर के अलग से मार्क्स नहीं होता है, बट इट रिफ्लेक्ट्स दैट आपको प्रेजेंटेशन आता है। तो एक वर्किंग नोट छोटी सी नीचे कभी भी ग्रुप स्ट्रक्चर की बना लेनी चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। तो आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो या पीएनएल का क्वेश्चन है, ग्रुप स्ट्रक्चर आप मेंशन कर दीजिए। प्रोफॉर्मा पीएनएल स्टेटमेंट आपके सामने दी होगी, नहीं दी होगी तो पूछेगा ही कैसे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक प्रोफॉर्मा दिया रहेगा, पहले फटाफट से वो बना लीजिए। वर्किंग्स की जो भी चेंज लग रहा है, डेप्रिसिएशन का चेंज हो सकता है, फेयर वैल्यू का चेंज हो सकता है, कुछ पीयूपी वाली बातें हो सकती है, तो वो सारी भी आप देख लीजिए। देखिए, पीयूपी अगर सब्सिडरी पेरेंट को सेल करती है तो वो वर्किंग नोट नंबर 2 में से, पोस्ट एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। और अगर पेरेंट सब्सिडरी को बेचती है तो आपको वर्किंग नोट नंबर 5 में ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से उसे माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर रटाने की कोशिश कर रहे हैं, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर वो कंसेप्चुअली सारी बातों को समझने का टाइम चले गया, तो इतना भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जब आखिरी में जाकर आपके पास सारे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो उन्हें एट्रीब्यूट करना पड़ता है। एट्रीब्यूट हम किसे करेंगे? पेरेंट को और एनसीआई में। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में फर्क आता है। इन नोट्स के आखिरी में मैंने आप लोग के लिए प्रोफॉर्मा पीएनएल रखा हुआ है, विच इज वेरी एडवांस्ड, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो बनता है, एक्चुअली जैसा बनता है। आप जब कभी ऑडिट करने जाओगे या रिपोर्टिंग रोल में रहोगे तो आपको देखने मिलेगा, वैसा एक टेम्पलेट मैंने नीचे डाला हुआ है, देखेंगे उसे भी बाद में देख लेंगे। तो सब्सिडरी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें आप कुछ फेयर वैल्यू की वजह से जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आता है पहले तो रिमूव करना पड़ेगा आपको, पीयूपी रिमूव करना पड़ेगा। कोई इंपेयरमेंट अगर फेयर वैल्यू मेथड पर है तो जो कुछ भी इंपेयरमेंट निकल कर आ रहा है वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सब्सिडरी का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। एडजस्टेड प्रॉफिट फिर आप एनसीआई को दे देते हो, उनका जो भी परसेंट है वो जमा कर। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हो सकती है। कल हमने डिस्कस किया था कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में जो फर्क आता है इन्वेंट्री पर आता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे ना। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखेगी तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन उसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट होता है? हमें प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम करने का क्या ये मतलब है कि एक्सपेंस बढ़ा दो? बिल्कुल यही मतलब है कि एक्सपेंस बढ़ा दो। एक्सपेंस बढ़ाएंगे प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन सर कौन सा एक्सपेंस? क्योंकि इन्वेंट्री आपके सीओएस में दिखाई देती है तो आपको सीओएस बढ़ाना पड़ता है। तो जो भी आपका पीयूपी का अमाउंट निकल कर आए सीओएस में ऐड कर दीजिएगा। बेच मारो इसको। फिर क्या? ट्रेडिंग विल बी इंक्लूडेड इन द सेल्स रेवेन्यू ऑफ वन ग्रुप एंटिटी एंड परचेज ऑफ अनदर ग्रुप एंटिटी। परचेज मतलब वही सीओएस और रेवेन्यू। एक कंपनी जब, एक ग्रुप एंटिटी जब दूसरी ग्रुप एंटिटी को कुछ सेल करेगी तो एक के लिए सेल है, दूसरी के लिए परचेज है। सेल और परचेज दोनों में से वो ट्रांजैक्शन रिमूव करना पड़ेगा, दोनों में से वो ट्रांजैक्शन रिमूव करना पड़ेगा ऑन सेलिंग प्राइस। कंफ्यूजन मत रखना है कि मार्कअप हटाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। जितने में सामने वाले को बेचा है वो पूरा अमाउंट रेवेन्यू से भी हटा दो, सीओएस में से भी हटा दीजिए। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है,
इंटरेस्ट ऑन लोन टाइप की जो बातें होती हैं, देखिए आप इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेना। क्या चल रहा है, एक कंपनी है, मतलब पेरेंट है, पेरेंट ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया। मान लीजिए कि वो मिड-ईयर एक्विजिशन है, 1 जुलाई को हमने कोई कंपनी एक्वायर की। 1 जुलाई के पहले तो वो हमारी सब्सिडरी नहीं थी ना, तो उसके पहले जो भी लोन पे इंटरेस्ट बना होगा वो तो हमारी एक्चुअल इनकम है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 जुलाई के बाद से वो आपकी ही सब्सिडरी, हम मान लेते हैं कि सब्सिडरी और पेरेंट एक ही कंपनी है, आप खुद को लोन नहीं दे सकते, आप खुद से इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो नलिफाई हो जाना चाहिए। लेकिन कौन सा पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, वो आपकी सब्सिडरी नहीं थी, इट वाज अनदर नॉर्मल एंटिटी, ठीक है, वो ग्रुप का पार्ट नहीं थी। तो आप ग्रुप के बाहर किसी को लोन दोगे तो भैया बिल्कुल इंटरेस्ट कमा सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखिए मैंने वो इटैलिक्स में लिख दिया, बी केयरफुल ऑफ मिड ईयर एक्विजिशंस। एक्विजिशन के बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नलिफाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। इसी तरीके से डिविडेंड रिमूव, जो भी सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है हटाओ, बेच मारो। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यार ये वही है वो पीयूपी इन्वेंट्री वाला, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको ना प्रॉफिट कम करना होता है। प्रॉफिट कम करने के लिए या तो आप रेवेन्यू कम कर सकते हैं या आप कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। इसमें रेवेन्यू कम करने वाली तो कोई बात आई ही नहीं, तो जो पीयूपी होता है ना उसे हम कॉस्ट में बढ़ा देते हैं, सीओएस में बढ़ा देते हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम हो रहा है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम हो रहा है। सीओएस में आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर क्लोजिंग माइनस हो रहा है और वो माइनस वाला अमाउंट कम हो जाए तो सीओएस बढ़ जाएगा, वो इसका टेक्निकल रीजनिंग होती है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको एक बस नॉर्मल एक समराइज फॉर्मेट में याद रखना है तो आप अपना सीओएस पीयूपी से बढ़ा दीजिए, मतलब सीओएस में जाके जो भी पीयूपी का अमाउंट निकल कर आए वो ऐड कर दीजिए। पीयूपी कैसे निकलता है ये कल मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि क्विकली एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि भैया जितनी इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डेट पर बची है सिर्फ उसी पे पीयूपी बनेगा। जो इन्वेंट्री बाहर निकल गई, ग्रुप के बाहर निकल गई, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जितनी इन्वेंट्री बच गई सिर्फ उसी पे पीयूपी निकालना, पूरे पे मत निकालना, ध्यान रखिए इस बात को, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल ट्रांसफर, अरे भैया जैसे आप कोई पेरेंट अपनी सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेच सकता है या सब्सिडरी अपने पेरेंट को कुछ इन्वेंट्री बेच सकती है, नॉन करंट एसेट भी तो बेच सकते हैं कि ये ले भाई तू बिल्डिंग रख ले, ये ले ये लैंड रख ले, ये ले मशीन रख ले, तो वो भी तो हो सकता है, उस पर भी तो मार्कअप कमा सकते हैं। सिमिलर ट्रीटमेंट है, कुछ नया नहीं है, बस एक चीज नई निकल कर आती है। क्या होता है कि मान लीजिए सब्सिडरी की बुक्स में कोई एसेट था 2 मिलियन का, उसने अपने पेरेंट को बेच दी 3 मिलियन में, तो जो 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, पहली बात तो वो निकालना पड़ेगा, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ ही नहीं है, हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा कि देखिए पेरेंट की बुक्स में अब वो मशीनरी हायर लेवल पर है, उसने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा होगा, तो वो डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा, एक्चुअल डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर सकते हैं ना। मशीन तो 2 मिलियन की थी ओरिजिनली, पेरेंट ने 3 मिलियन में खरीदी और वो 3 मिलियन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो थोड़ा डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया होगा। जो एक्सेस 1 मिलियन है ना, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखे, दिक्कतें हो सकती है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। यार देखिए अगर एनसीआई प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड पर है तो जो गुडविल बनेगा वो पेरेंट करेगा, अगर वो गुडविल इंपेयर होगा तो इंपेयरमेंट भी पेरेंट का ही होगा। लेकिन अगर आपकी एनसीआई फेयर वैल्यू पर है तो निकलने वाला गुडविल दोनों में बटेगा, एनसीआई और पेरेंट दोनों में बटेगा। तो अगर इस गुडविल पे कुछ इंपेयरमेंट आ जाती है तो वो भी दोनों में बट जाएगी, कृपया करके इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद फेयर वैल्यू हम काफी कल डिस्कस कर चुके हैं कि फेयर वैल्यू जो भी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या बिफोर एक्विजिशन अगर कोई फेयर वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो हमें वो उसके जो नेट एसेट्स होते हैं सब्सिडरी के वर्किंग नोट 2 में उसके ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। मिड ईयर एक्विजिशन भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता दूं, जस्ट बिकॉज आपने किसी कंपनी को साल के बीच में कहीं तो भी एक्वायर किया, इसका ये मतलब नहीं कि कंसोलिडेशन के सिद्धांत बदल गए, कुछ नहीं बदला है। जस्ट एक फर्क पड़ता है, टाइम अपॉर्शनमेंट, और वो भी सिर्फ पीएनएल में। बैलेंस शीट में टाइम अपॉर्शनमेंट मत करना, बैलेंस शीट किसी एक दिन की होती है, याद रखना। पीएनएल पूरे साल भर का होता है, इसलिए इसमें टाइम अपॉर्शनमेंट वाली बात आती है, और कुछ नहीं है। जैसा पीएनएल टाइम अपॉर्शन होता है, जो एडजस्टमेंट पीएनएल में होती है वो सारी ओसीआई में होती है। नेचर सेम है, दोनों के ऑपरेशंस का नेचर सेम है, सिर्फ एक अंतर यह है कि पीएनएल वाली बातें रियलाइज्ड होती है, ओसीआई वाली बातें अनरियलाइज्ड होती है, ठीक है। तो अगर कुछ रीवैल्यूएशन गेन लॉस टाइप की चीज है तो वो भी हो सकता है आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ जाए, ठीक है। आपके एफआर के सिलेबस में ओसीआई में आपको क्या क्या बातें देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन गेन्स एंड लॉसेस, और हाँ एफईओसीआई, आईएफआरएस नहीं, उसकी भी चीजें आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। देखिए क्या लिखा है नीचे, दे आर ट्रीटेड द सेम वे एज एनी अदर प्रॉफिट और लॉस आइटम, अ प्रोफॉर्मा इज गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द
प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, मैं मेन बातें नहीं करूंगा। देखिए रेवेन्यू है, ये है, वो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद प्रॉफिट्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और इस तरीके से निकल कर आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि नीचे ही आपको बांट देना चाहिए एनसीआई और पेरेंट में, मतलब ग्रुप में, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन, फिर प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उससे आया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूट हो जाएगा ग्रुप में और एनसीआई, इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बनती है एक और ओसीआई की, वही प्रॉफिट फॉर द ईयर में फिर हम ओसीआई जोड़ेंगे और वैसे कुल मिला के पूरा निकल जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, कुल मिला के निकल जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। फिर इसे बांट दो। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर में क्या फर्क है? प्रॉफिट फॉर द ईयर नॉर्मल पीएनएल है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है इसमें ओसीआई इंक्लूडेड है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूडेड है। फिर इसको बांट दो सबको, ठीक है। हाँ भाई सॉल्व करेंगे। मैं फटाफट से आप लोग के साथ एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। केस स्टडी गोल्डी भाई ये क्या मार्च और जून में पूछा गया था? ऐसा पूछा 2021 में। On January 1, 2002 ले लो इस चीज को। गोल्डी कंपनी acquired 90% of 16 million $1 equity shares of सिल्लू कंपनी। गोल्डी कंपनी issued 3 new shares in exchange for every 5 shares it acquired in सिल्लू कंपनी। हमने हमारी कंपनी के 3 शेयर दिए, अगले के 5 शेयर ले लिए। कितने? 90% ऑफ 16 में 90% की 14.4 मिलियन, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। एडिशनली गोल्डी कंपनी विल पे फर्दर कंसिडरेशन ऑन 31 दिसंबर 2002 ऑफ $2.42 पर शेयर अक्वायर्ड। ओह कैश कंसिडरेशन भी है, कैश भी है, शेयर भी है, दोनों है, ठीक है कर लेंगे। अंजनी तिवारी, गोल्डी कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% per annum and discount factor at 10% for 1 year is 0, ये जो भी 0.9091, ठीक है। ये भी देख लेंगे क्यों दिया ये। किसी का दिमाग चल रहा है कि ये क्यों दिया होगा डिस्काउंट फैक्टर? प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। किसकी निकालूं? प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन की, कैश कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो आज से 1 साल बाद देने वाले हो। 2.42 पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिया होगा, देख लेते हैं। यस इट्स अ डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या बात है, डिटेल में चली गई, ठीक है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स इन गोल्डी एंड सिल्लू हैड फेयर वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इससे वो जो शेयर एक्सचेंज है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो कंसिडरेशन पेड का मैं क्या करूं? ये तो पीएनएल का क्वेश्चन है ना, एक मिनट देख लेता हूं। ये पीएनएल दिया हुआ है दोनों कंपनीज का। ऐसा हे भगवान, कंपनी खरीदी है 1 जनवरी को, ओ भाई, और ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर। क्या ये मीडियर एक्विजिशन है? 9 मंथ्स, करेक्ट 9 मंथ्स, 9 ही महीने का, क्योंकि टाइम अपोर्शनमेंट जब हम पीएनएल के क्वेश्चंस कर रहे होते जरूरी होता है, तो इस बात को ध्यान रखें। बताऊंगा इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आप लोग को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रिक, मतलब पीएनएल सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा और कुछ नहीं मेरे पास। एट 1 अक्टूबर 2001 रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सिल्लू कंपनी। अच्छा ईयर के ओपनिंग के रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, 56 मिलियन थी सिल्लू की रिटेन्ड अर्निंग। At the date of acquisition, the fair value of Sillu company's assets were equal to their carrying amounts with the exception of 2 items. क्या क्या? An item of plant had fair value of 2.6 million above its carrying amount. Remaining life कितनी है? 3 years. Date of acquisition से ध्यान देंगे, the remaining life of the plant at the date of acquisition was 3 years. मतलब 1 जनवरी से और 3 साल चले गए। ध्यान रखना इस बात को, घुमाने की कोशिश कर रहा है, घूमना मत आप लोग। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू, और ये भी ध्यान रखना है भाई, इसमें एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, इसमें नहीं डालना कहीं पे भी। सीओएस बोला है, सीओएस में ही करेंगे। सीओएस में बोला है, सीओएस में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, मस्ती मत करना एग्जाम में। सिल्लू कंपनी had a contingent liability which Goldie company estimated to have a fair value of 8,50,000. This has not changed as at 30th September 2002. हाँ तो ठीक है, कंटिजेंट है, क्या करूं मैं इसका?
सिल्लू कंपनी हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड दीज फेयर वैल्यू चेंजेस टू इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम करके दे देंगे। सिल्लू को नहीं, सॉरी, ग्रुप को करना पड़ेगा ना, हम तो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, गोल्डी कंपनी की पॉलिसी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लाना। ठीक है, फॉर दिस सिल्लू कंपनी शेयर प्राइस एट दैट डेट कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई। अरे वाह, क्या बात है, आपको एनसीआई की फेयर वैल्यू उसने नहीं दी, लेकिन बता दिया करना क्या है। क्या करना है बेटा, आपने 90% अक्वायर की, 10% शेयर अभी भी बच गए, है ना। 10% शेयर जो बच गए हैं उन्हीं के जो फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनसीआई की फेयर वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा इसका बोलना है। ठीक है, शेयर प्राइस एट दैट डेट कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई। ठीक है, एनसीआई के पास कितने शेयर्स है, 10%। 16 मिलियन का 10% 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन को जो भी ऊपर फेयर वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई करना, मजे उठाना। 3.5 निकल कर भी आ गया, लोगों का जवाब भी निकल गया। सेल्स फ्रॉम गोल्डी टू सिल्लू इंट्रा ग्रुप इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। देखिए बेचारे ने अच्छे से लिखकर बताया पोस्ट एक्विजिशन। कोई एकदम ही देहाती कोई एग्जामिनर रहेगा तो लिख के भी नहीं देगा, बोलेगा करते रहे अपोर्शनमेंट, क्या करना है क्या नहीं करना है देखते रहे खुद ही। हैड कंसिस्टेंटली बिन, ओ भाई 6 लाख नहीं किया है, 6 लाख पर मंथ किया है। जितने समय तक होल्ड किया है सब्सिडरी उतने समय तक कितना, 6 लाख कितने बेटा पर मंथ, कितने महीने होल्ड किया हमने सब्सिडरी, 9 months। परफेक्ट। गोल्डी कंपनी मेड अ मार्कअप। अच्छा, गोल्डी ने सिल्लू को, अच्छा पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है। ठीक है ठीक है, सब्सिडरी में कोई चेंज नहीं आएगा और गोल्डी भाई के कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर लें। हाँ ठीक ठीक ठीक। सिल्लू कंपनी हैड 1.2 मिलियन। अच्छा 1.2 मिलियन के गुड्स पड़े हुए हैं इसमें से। ठीक है, इसका भी काम आएगा, ये 6 लाख का भी काम आएगा, ये 1.2 का भी काम आएगा, ये 25% का भी काम आएगा। जब आएगा तब बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसी में पीयूपी भी है, इसी में रेवेन्यू एडजस्टमेंट भी है, इसी में सीओएस के एडजस्टमेंट भी है, सारा कुछ है, करेंगे, डोंट वरी। गोल्डी कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन ए 40% ओन एसोसिएट। अरे बाप रे, इसमें एसोसिएट भी है, ये तो पढ़ाई नहीं अभी तक मैंने। ठीक है, द एसोसिएट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2002। ठीक 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 है। ये अगर किसी एडजस्टमेंट आपको नहीं भी समझी और मैंने बिना बताए कर दी तो बुरा मत मानना। ऑन 1 अक्टूबर गोल्डी कंपनी इशूड 1 लाख $100 का एक 6% कन्वर्टेबल लोन नोट। ठीक है, एट पार वैल्यू विद इंटरेस्ट पेबल एनुअली इन अरियर्स ओवर अ 5-year टर्म। ठीक है, 5 साल इसकी मैच्योरिटी पीरियड है। लोन नोट की 6% हर साल, $100 का एक है और ऐसे 1 लाख रुपए के इशू करके रखे। द इक्विवेलेंट रेट फॉर नॉन कन्वर्टेबल लोन नोट्स वाज 8%। ठीक है, गोल्डी कंपनी हैज रिकॉर्डेड द लोन नोट्स एज अ लायबिलिटी एट पार एंड चार्ज्ड। ओहो, जिनको समझ गया उनको समझ गया, जिनको नहीं समझा उनको बहुत मजा आ रहा होगा अभी तक। जिनको समझ गया है वो सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। गोल्डिंग कंपनी हैज रिकॉर्डेड लोन नोट्स एज ए लायबिलिटी एट पार एंड चार्ज्ड द एनुअल 6% इंटरेस्ट टू फाइनेंस कॉस्ट। क्या सही किया गोल्डी ने? है कोई होनहार बच्चा? तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा ना सर? कौन सा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? हाँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कौन सा इसमें से? 6%। अरे कोई बात नहीं, होता है। नहीं 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 8%। तो बचे ही दो, पहला गलत है तो दूसरा सही चाहूंगा। नहीं 6%। मैं तो कहता हूँ एवरेज ले लो 7। 6 + 8 डिवाइड बाय 2 7%। ये कन्वर्टेबल लोन नोट्स दिया है। हाँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% है। 8% इंटरेस्ट पे चार्ज करना चाहिए था, 6% पे किया। कोई बात नहीं, हम माफ करेंगे उसे, हम खुद ही कैलकुलेट करके दे देंगे गोल्डी भाई को, डोंट वरी। एट 30 सितंबर नो इंपेयरमेंट। गुडविल पे कोई इंपेयरमेंट नहीं, बहुत बढ़िया। अरे मैं करूं क्या गुडविल का? अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन का पहला भाग है, गुडविल निकालो 6 मार्क का। ओहो, प्रॉफिट्स अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, ये भी बहुत काम की चीज है, जिनको समझी उनको समझी, जिनको नहीं समझी समझा दूं। प्रॉफिट अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर, वो उसने इसलिए बताया क्योंकि वो साल भर आपकी सब्सिडरी नहीं थी ना। साल भर होती तो बात अलग थी, पूरे साल का ही प्रॉफिट, फिर एक महीने में ज्यादा है दूसरे में कम है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो साल भर आपकी सब्सिडरी नहीं थी तो ऐसा अज्यूम किया कि हर महीने इक्वल प्रॉफिट कमाया गया है। अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब हर महीने इक्वल प्रॉफिट कमाया गया है। ऑनलाइन वालों को आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन के 2 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कि आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए, दूसरा रिक्वायरमेंट है कि CSPL हमें बनानी है। तो मैं अभी CSPL पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि पहला भाग गुडविल का है और हम पढ़ भी चुके हैं, काफी सारी टेक्निकलिटीज हमें गुडविल की ऑलरेडी पता है, तो हम फटाफट से इसे सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ।
तो वही भैया अपना पुराना, अब क्योंकि इसमें 2 भाग है तो मैं लिख देता हूं पार्ट ए ऑफ द सॉल्यूशन, इसको लिख दिया, मैं इसको बोल्ड भी कर दूं, शो ऑफ। ठीक है, हमें निकालना है गुडविल। वर्किंग नोट वगैरह की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है चीज़ों को लिखने की, सीधा सीधा दिखा देंगे कि हमने गुडविल कैलकुलेट कैसे किया है। 6 मार्क्स है इसके, अच्छे हैं मेरे ख्याल से। गुडविल में आपके पास सबसे पहले आता है कंसिडरेशन पेड। गुडविल में सबसे पहले आपके पास आता है कंसिडरेशन पेड, जिसमें आपके पास पहले नंबर पर है, नहीं डेफर्ड नहीं, हाँ ले लो डेफर्ड ले लो, कोई बात, डेफर्ड कंसिडरेशन ले लो। मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, तो बाद में दिक्कतें होंगी, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर साथ साथ सॉल्व करो और एकदम फोकस बना लो। अभी ये मत सोचना कि मुझे बाद में कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना, ना ना ना, अभी उसने बोला है गुडविल निकालना है, 6 मार्क का गुडविल निकालेंगे, ठीक है। लिख दो यहाँ फिगर्स इन, अरे स्पेलिंग का फिगर्स इन, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बहुत बढ़िया। डेफर्ड कंसिडरेशन कैसे निकलेगी बताएंगे होनहार बच्चे, डेफर्ड कंसिडरेशन कैसे निकलेगी। 90% शेयर्स लेंगे, हाँ, क्योंकि सब कुछ 1000 में चल रहा है तो हमारे पास 16,000 शेयर है, क्योंकि सब कुछ 1000 में चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लगा कर लो, यहीं कर लो, चलो ठीक है। 16,000 शेयर है, उसका हमने 90% ले लिया। ठीक है, हर शेयर पे, 4%। करेक्ट, हर शेयर पे हम $2.42 देने वाले हैं, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जिसको नहीं समझा है भाई मुझे उसी पॉइंट पे रोक देना, वरना आगे बढ़ जाऊंगा, आगे और दिक्कतें होंगी। जहां ना समझे वहां रोक देना। 2.42, लेकिन ये 1 साल बाद है तो मुझे इसे प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना पड़ेगा। लो भाई, अरे इसमें राउंडिंग का फॉर्मूला लगेगा क्या, देख लो एक बार, यहाँ पे ध्यान मत देना रे, राउंड का फॉर्मूला लगता है, राउंड नहीं आ रहा है यार, इसमें तो वही नहीं आ रहा, रेफरेंस एरर, अरे नहीं हो गया। मत करना तुम लोग ये सब हरकतें, मत करना पेपर में, मैं तो ऐसे ही अपने मजे के लिए कर रहा हूँ। ये राउंड वाउंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर में ये सब ढूंढ रहे हैं, वी लुकअप वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोई वी लुकअप वगैरह काम नहीं करता, ठीक है। किसको नहीं समझा बेटा, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन में है ही एक, बाकी सभी ऑनलाइन है। वो ऑफलाइन वाली भी ऑनलाइन ज्वाइन कर ली, फोमो हो रहा था उसको। डेफर्ड कंसिडरेशन फिर क्या है, शेयर एक्सचेंज है हमारे पास। गीत को समझ रहा क्या बेटा, ठीक है, क्योंकि बाकी कम से कम नागपुर में तो भी है। शेयर एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज भैया सामने वाली कंपनी के 16,000 शेयर, 3 4 5 शेयर्स, उसके हमने 90% शेयर ले लिए, उसको हमने उस 3 शेयर दे दिए उसके 5 के बदले, और हमारे हर शेयर की वैल्यू कितनी, हमारे हर शेयर की वैल्यू कितनी, 8 80 है ना गोल्डी कंपनी का, फिर हाँ, सर। ठीक ठीक 8 ले, 8, अरे गायब, देख रहे हो ऐसा होता है यहाँ पे, फिर ज़्यादा होशियारी मारो तो 16,000 इंटू 90% इंटू 3/5 इंटू 8 लगा दो, वही सम कर दूं ताकि एक चैप्टर क्लोज करे हमारी जिंदगी। लो भैया, सम भी कर दिया। यहाँ तक समझे क्या यार कि नहीं समझा? यहाँ पे अलग से लिख दूं क्या तुम लोग के रेफरेंस के लिए? राउंड लिख देता हूँ। इसका वीडियो रहेगा वैसे, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या था ये? हाँ 2.42 इंटू क्या था, और इसका क्या था 16,000 इंटू 90% इंटू फिर क्या था इसका 3/5 इंटू 8 का 1। ओए अच्छा, फिर वही था, पागल वागल हो गया।
3/5 और आ गया। ये सब एग्जाम में मत करना, ये आपके रेफरेंस के लिए, वो फॉर्मूले से देखकर आपको मार्क्स दे देगा, डोंट वरी। इतना चकलस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ पार्ट। गुडविल पूछ लिया उसने, क्योंकि उसको लग रहा था उसने पीएनएल में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी है, तो उसने गुडविल भी थोड़ा सा पूछ लिया, ठीक है। हाँ, इस अच्छा कंसिडरेशन पेड, उसके में हम क्या जोड़ देते हैं, एनसीआई जोड़ दें, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आई थिंक इट शुड बी फेयरली इजी। 16,000 इंटू 10% into 3.5. इंटू 3.5, परफेक्ट। लो भैया, सर 3.5 क्यों लिया, क्योंकि सब्सिडरी के शेयर्स है एनसीआई के पास। सब्सिडरी मतलब सिल्लू कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, 3.5 लेंगे, 3.5। ये भी आ गया, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, लेस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। हमें कैरिंग अमाउंट मेरे ख्याल से कुछ दी हुई है, रुक जाओ देख लेते हैं। सर सर, ये जो नेट एसेट्स का हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये फर्स्ट मतलब जो ए पार्ट है क्वेश्चन का उसके बाद में बनाना चाहिए या एकदम लास्ट में ए और बी के बाद? नहीं 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 नहीं, ए जो पार्ट है ना, ए पार्ट आप समझिए कि ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। तो अलग क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के तुरंत बाद उसकी वर्किंग नोट आ जानी चाहिए, उसके बाद वो पार्ट भी शुरू होना चाहिए, ठीक है। इसके तुरंत बाद दिखा दो। चलो खैर, पहले मेरे को पता तो चले करना क्या। जब हम इसको अक्वायर करने गए तब इसके पास थे 16, मतलब हमें ये नेट एसेट्स के लिए क्या क्या लगेगा, शेयर कैपिटल लगेगा ना, या लिख लो शेयर कैपिटल। कितना है शेयर कैपिटल, इनर कॉलम में लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 16,000 क्यों, क्योंकि 16 मिलियन शेयर, ये देखो 16 मिलियन शेयर सारे $1 के, ठीक है, तो $16 मिलियन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बेचारे भले पुरुष ने दी हुई है 56। शेयर प्रीमियम भी रहेगा ना? क्या रहेगा, शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम वो अभी कहाँ से, और भैया हम कंपनी के नेट एसेट्स निकाल रहे हैं हमारी सब्सिडरी के, उसमें कहाँ है शेयर प्रीमियम। हम हमारे शेयर्स दे देंगे, उसके बाद ग्रुप में शेयर प्रीमियम बनेगा बेटा। सामने वाली कंपनी के पास कुछ नहीं है शेयर प्रीमियम, उसके पास है रिटेन्ड अर्निंग। कितने का है, 56,000 का। याद रखना, नेट एसेट सब्सिडरी के निकाल रहे हैं हम लोग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने उसको हमारे शेयर्स दे दिए $8 के, इसलिए हमारी बुक्स में शेयर प्रीमियम बनेगा। सब्सिडरी की बुक्स में कोई शेयर प्रीमियम है ही नहीं, ठीक है। फिर क्या बोलना है इसका, शेयर, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग आ गया। रिटेन्ड अर्निंग ये कब का है, लेकिन ओपनिंग है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बोला है ना इसने, कब का बोला, ऑन 1 अक्टूबर है बेटा, ठीक है। ये दिस इज ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वरना सबको क्या, मेरे को ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, फिर साल भर में कितना कमाया, प्रॉफिट 9920। हाँ हाँ सही बात है, लेकिन हम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं, तो वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट, सॉरी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 9920 इंटू 3/12। किसको नहीं समझा ये वाला, निशिका को समझेगा बेटा क्या किया मैंने।
प्री एक्विजिशन, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है राजा, ये 1 अक्टूबर को है, ये वाली 1 अक्टूबर को है, ध्यान रखना। हमने उसको अक्वायर कब किया? 1 जनवरी को किया, तो 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक 3 महीने तक भी उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? साल भर के प्रॉफिट को अपोर्शन कर दिया मैंने 3/12, ठीक है। उस दिन के बाद से 9 महीने तक जितना कमाया वो पोस्ट एक्विजिशन रहेगा। पहुंचे गया यहां तक बेटा? गीत समझा क्या? निशिका? इसके अलावा आपके पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी दी हुई है 2.6 मिलियन, तो वो भी इसकी रिटेन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की नेट एसेट्स निकाल रहे हैं। उसमें हमें लगता है कि हमारी सब्सिडरी के पास एक ऐसा प्लांट है जो 2.6 मिलियन से थोड़ा ज्यादा नहीं, मतलब 2.6 मिलियन ज्यादा होना चाहिए था। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गलत लिख दिया मैंने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2.6 दिया हुआ है। सम लगा लूं? लगा लो सर, सम हो गया, और अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ये बातें आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है, ये बातें रेफरेंस के लिए, ये एग्जाम में नहीं आई। अच्छा जी, तो अब मेरे पास गुडविल निकल कर आ सकता है, यहाँ पे गुडविल निकाल लूँ? एक मिनट, कुछ मिस हो गया। ये मिस हो गया। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन की 2 बातें दी हुई है। पहली बात तो ये थी 2.6 मिलियन, वो हमने कर लिया। सिल्लू had a contingent liability which Goldie estimated to have a, गोल्डी का एस्टिमेशन है, ध्यान रखना, सिल्लू के लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन गोल्डी भाई का एस्टिमेशन है कि इसकी फेयर वैल्यू 8.5 लाख रुपए है, डॉलर। ध्यान देना, सिल्लू कंपनी के पास एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, हो सकता है उन्होंने इसका प्रोविजन नहीं बनाया होगा, लेकिन गोल्डी भाई का कहना है कि इसकी फेयर वैल्यू तो है 8,50,000 डॉलर। मैं तो बनाऊंगा, जिसको नहीं बनाना मत बनाओ। सॉरी, ये मिस कर दिया था मैंने। यहां पर आते हैं, जिनको नहीं समझा पूछ लो। यार निशिका, तुम कल बोल रही थी कट पेस्ट काम कर रहा है, इसमें तो नहीं कर रहा है। अच्छा, ड्रैग, ठीक है, लो भैया, ड्रैग कर लिया। एक बार कंटिंजेंट एसेट बता दो, बता देते हैं, 1 मिनट दे दो। ये रहा गुड, लो भैया 6 मार्क मिल गए। Contingent liability. Sillu had a contingent liability which Goldie estimated to have a fair value of 8,50,000। देखिए, ध्यान रखिए, अब आप ही सब्सिडरी है, आप ही पेरेंट है, आप ही ग्रुप है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसकी फेयर वैल्यू लगा ली कि ऑल्दो ये सब्सिडरी की बुक्स में कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिख रही है, पेरेंट को लग रहा है कि इसकी कुछ फेयर वैल्यू हो सकती है, तो भैया मैं तो इसे रिकॉर्ड करना चाहूंगा। नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकता है ना, ऐसा मना थोड़ी किया है। अगर आपको लग रहा है कि भैया पॉसिबल है, ठीक है, तो करो रिकॉर्ड, तो कर लिया, ठीक है। हमारी थोड़ी ना है ये लाइबिलिटी, ये तो सिल्लू की लाइबिलिटी, हम सिल्लू के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। मतलब जिस दिन ये कंपनी अक्वायर करने गए, उनको उसी दिन समझ में आ गया कि इस कंपनी की कुछ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, वो भी मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस कंपनी में कुछ प्लांट एंड मशीनरी है, वो 2.6 मिलियन से ज्यादा है, वो भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लिया, सारी कर लिया। बताइए गीत, कोई डाउट बेटा? नो सर, ठीक है। लो भाई, हो गया पार्ट 1 खत्म। कोई मैंने अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं बनाई है, पर अगर आप चाहते हैं तो इस चीज का नेट एसेट्स, अगर आपको ऐसा चिवड़ा यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल नेट एसेट्स को अलग से यहाँ पर एक वर्किंग नोट दिखाकर आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर अमाउंट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर दैट मैटर, किसी को ऐसा लग रहा हो कंसिडरेशन पेड भी एक सिंगल लाइन में आना चाहिए था, आप अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जितना क्लियर रखोगे प्रेजेंटेशन उतना अच्छा। ये बातें, ये जो मैंने लिखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखोगे तो ऑब्वियसली मतलब एग्जामिनर को मदद मिलेगी ना, नहीं भी आप लिखोगे तो यहाँ जाके फॉर्मूला देख लेगा। ये राउंड मैंने अपनी मस्ती के लिए लगाया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, अब कोई डाउट आ रहा था, पूछ लीजिए। सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हम अगर पूरा बनाते हैं नेट एसेट्स का, हेलो हाँ सर, हाँ नेट एसेट्स का वर्किंग नोट पूरा बनाते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग में से भी माइनस होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने कंपनी अक्वायर की, जिस दिन अक्वायर की थी उसी दिन आपने माइनस कर दिया ना। अच्छा, कल नहीं हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, हाँ रिपोर्टिंग डेट पे की थी ना, ए सॉरी एक्विजिशन की डेट पर, दोनों में की थी। और वो कैरी फॉरवर्ड। अच्छा अच्छा, वैसा बोल रही हो, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब दिस इज नॉट पोस्ट एक्विजिशन, मैं वो बोलना चाहता हूँ। हाँ, दोनों दोनों समय पर लिखना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पर भी कंटिंजेंट है ना। तो पोस्ट एक्विजिशन 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, परफेक्ट। आ जाओ भाई पार्ट बी पर, अगर सबकी सहमति हो तो। हो गया कि नहीं? जस्ट अच्छा, मैं कल भी बता चुका हूं, मैं वापस बता रहा हूं। आपकी एग्जामिनर कमेंट में जो गाइडेंस होती है उसमें कमेंट आया है कि भैया आप लोग ना टाइटल तरीके से लिखो। आप लोग टाइटल ठीक से लिखते नहीं हो, इसलिए मैं इतने स्पष्टता से लिखना चाह रहा हूं, पार्ट बी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मतलब हार्डली कुछ सेकंड लगते हैं यार, लिख दिया करो, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पार्ट बी ऑफ द सॉल्यूशन मैं कल भी बता चुका हूं, मैं खुद को वापस दोहराता हूं। इसके पहले कि हम जाके वापस रिविजिट करें पूरा का पूरा क्वेश्चन, चुप करके पूरा का पूरा पीएनएल ढाप लो। अच्छा, बेस्ट पार्ट बैलेंस शीट में कम से कम 2-3 चीजें नहीं ऐड तो होती थी, पीएनएल में क्या ऐड होगा? कुछ भी ऐड नहीं होगा, लाइन बाय लाइन एडिशन है। कुछ नया ऐड होगा क्या? न को कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो फटाफट से हम लोग टाइप करना शुरू करेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। छापा छापी करो मस्त, सब लोग करेंगे यार, नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं तो भी पश्चिम बंगाल में जाके हम लिख देते हैं, फिगर्स इन, अरे कहाँ गए, $1000, इसको भी मैं बोल्ड कर दूँ। ठीक है, ढापा ढापी करेंगे। क्या दिया है, दिया कि नहीं दिया? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम। इनकम, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, अरे ओ भाई, हाँ समझ गया। ये देखो, एक यहाँ पर है हमारे पास ये पॉइंट नंबर 5, गोल्डी कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स investment in a 40% owned associate which it was held for several years. Associate made a profit of 3 million for the year ended September 30th September 2002. ठीक है, ये एक एडिशनल लाइन आपके जवाब में आ जाएगी। इनकम तो नहीं होता ये, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम
एसोसिएट्स। फाइनेंस कॉस्ट भी आ गया। प्रॉफिट बिफोर सर वो टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ऐसा बोल रहा है। क्या इंक्लूडेड है बेटा? डिविडेंड इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। डिविडेंड निकालना पड़ता है, प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है। पढ़ा नहीं है ना अभी तक, हमने रिवाइज नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अरे अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन अगर आप म्यूट कर दें तो मेरे थोड़े, हाँ पहली इतनी आवाज़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस ही है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अरे अच्छा, ये दिखा दिया था ना मैंने तुम लोग को। कहाँ गया? आप पहुँच गए? हाँ हाँ हाँ, ये दिखा दिया है ना भाई तुम लोग को। प्रॉफिट फॉर द ईयर है, इसमें ओसीआई वाली बातें शायद नहीं है। इसमें ओसीआई वाली बातें तो लग नहीं रही। ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई ओनर्स ऑफ द पेरेंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल गया, उसके बाद उसे जिसको रिलेट करता है उनको देना ज़रूरी है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाँ बन गया। पहुंच जाओ सब लोग तो बताना, सारे लोगों का अगर इतना ड्राफ्ट रेडी हो जाए बताना। बन गया? ठीक है। आयशा का बना? चलो भाई वर्किंग्स की ओर बढ़ेंगे। आप लोग से तो कुछ खास जवाब आया नहीं, काफी दुखी। वर्किंग नोट नंबर 1 मैं पीओपी बनाना चाहूंगा। मुस्कुरा रहे हैं यहाँ वाले, क्यों मुस्कुरा रहे हो? पीयूपी पोस्ट एक्विजिशन सेल्स कितनी है? 600 per month करेक्ट, for 9 months. 600 पर मंथ फॉर 9 मंथ। अरे ये क्या कर दिया? अच्छा इक्वल टू लगाया, तो ये आपकी सेल्स है। यही आपके क्या सीओएस में से भी माइनस होना चाहिए? हाँ सर। ठीक है, तो माइनस भी कर देंगे। इन्वेंट्री कितनी बच गई? 1200. इन्वेंट्री बच गई 1200। इस पे मार्कअप था, मार्कअप कितना? 25%। 25%. मतलब ये 125% है। ठीक है, तो इस पे अगर मैं मार्कअप निकालना चाहूं तो आजा भाई। Into 25 by 125. करेक्ट, सर 240 उल्टा हो गया। है जी। अच्छा नहीं ठीक है। ओके, तो रेवेन्यू दोनों के ऐड करके उसमें ये वाली एडजस्टमेंट कर लें। किसी कोई दिक्कत होगी बता देना। ये पेज रिलोड होगा क्या? आ गया। कितना रेवेन्यू है? 103360। 6800 का 9 by 12. 6800 9 by 12 into 9 by 12. करेक्ट, इंटू 9 बाय 12। इसमें से मैं और माइनस कर दूंगा। मैं क्या माइनस कर दूंगा? वो 54. पर सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बताएंगे यार होनार बच्चे थोड़ा सा कुछ कितने आ रहा है थोड़ा Cost of sales 143,560. रुक जाओ यार। 143,560 ठीक है। आया क्या? $81,920 $41,600।
बताइए। प्लस डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू का। करेक्ट, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। वो अगला वर्किंग नोट है, मतलब वो पीयूपी का पार्ट नहीं है ना, मैं बस अभी तक पीयूपी सॉल्व किया। मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ये क्लोज हुआ नहीं है, मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू किसको नहीं समझा? रेवेन्यू देखिए, पेरेंट का रेवेन्यू पूरा पूरा, सब्सिडरी का रेवेन्यू सिर्फ 9 महीने का, और उसमें से माइनस कर दिया इंट्रा ग्रुप। इंट्रा ग्रुप 5400 कहाँ से है? ये यहाँ से आया। हर महीने 600,000 के गुड्स जो भी ट्रांजैक्ट हो रहे थे 9 महीने तक, पर मंथ था ना 600,000, 6 लाख महीना, तो मैंने उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं, मतलब विद इन ग्रुप है, तो हम उसे मानेंगे नहीं, तो माइनस कर दिया। आगे हाँ, पीयूपी वाला सेक्शन देख लो, फटाफट देख लो। रेवेन्यू का टोटल अलग आ रहा है, तो फिर कुछ कैलकुलेशन एरर है, ये सही है, 123,120 सही है, 143,560 ठीक है, 143,560 फाइनल कर दूं? चलो मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या था? 103360 प्लस 68,000 है क्या? वो 6800 है वो। आ तो रहा है, दिक्कत क्या है भाई? अच्छा, मैं समझ गया क्या हुआ है। अच्छा, मैं समझ गया, ये यहाँ पे मैंने गलती से 68,000 लिख दिया, समझ गया। CA 6800 है, लो। कॉस्ट ऑफ सेल में एक एडजस्टमेंट और आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा उस एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, नंबर 2 की एडजस्टमेंट, विच इज नथिंग बट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू डिप्रिसिएशन। कितनी फेयर वैल्यू थी? इंक्रीज। कितनी लाइफ बची आपके एसेट की? 3 साल। 3 years लेकिन into 9/12 परफेक्ट। 650 का डेप्रिसिएशन हमें COS में बेटा ऐड कर देना। करेक्ट। रसगुल्ली ध्यान दे दो यहाँ पर बेटा, वो समझ जाएंगे, होनहार बच्चा है, समझ जाएगा। बताएंगे थोड़ा टोटल, किसी के पास निकल कर आया होगा। 108,610 610 माइनस कर दूं मैं इसको, ताकि रिप्रेजेंटेशन सही रहे। सम लगा दूं? ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचेगा बच्चे? है जी, कोई पहुंचा ग्रॉस प्रॉफिट तक? निशिका को समझेगा यहाँ तक क्या हुआ बेटा? 2.6 मिलियन अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो उसका फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आएगा? तो वो क्या बोल रहा है, 2.6 मिलियन वाली मशीनरी 1 जनवरी से और 3 साल चलेंगी, तो डिवाइड बाय 3 किया, और इस साल सिर्फ 9 ही महीने कंसिडर होंगे, तो 9/12 कर दिया डेप्रिसिएशन को। कुछ नया नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। हाँ भैया गीत, डेप्रिसिएशन समझा? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट तक सब पहुंच गए होंगे। अब मैं आप लोग को मुफ्त के मार्क्स की तरफ लेके जाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ऐड करेंगे 2560 प्लस 2980, 2560 प्लस 2980 इंटू 9/12, मुफ्त के मार्क्स बताएंगे भैया? हाँ, 4795 ठीक है, आ रहा होगा। इसको माइनस कर लूं मैं? माइनस कर लेता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नो चेंज, सीधा सीधा लिखेंगे। क्या क्या आ रहा है? 60803740 ठीक है, 60803740 इंटू 9/12, ये आपका आ जाएगा 88885 ठीक है। अरे ये निवेदिता को जमरा के यहाँ तक पहुंच गए क्या सब लोग? ठीक,
मेरे को अभी एक चीज समझ लेने दो, मेरे को खुद को भी समझना है। इन्वेस्टमेंट इनकम, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ से जीरो हो जाएगी। पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम जीरो हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है तो उसने समझाया नंबर 5 में कि ये डिविडेंड है जो कि हमको हमारे एसोसिएट से मिला है। एसोसिएट से मिला हुआ डिविडेंड हम निकाल देते हैं और उससे जो प्रॉफिट बनता है, पूरा प्रॉफिट जोड़ो, उसका डिविडेंड नहीं पूरा प्रॉफिट जोड़ दो। भैया डिविडेंड कहां से निकल कर आता है? प्रॉफिट में से ही तो निकलता है ना। डिविडेंड का सोर्स क्या है? प्रॉफिट। अरे भाई डिविडेंड हटाओ, पूरा प्रॉफिट ही डाल दो ना, तो डिविडेंड रखने की क्या जरूरत? ये उसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे ध्यान से। ये अभी बस ये क्वेश्चन के बाद हम थोड़ी ब्रेक लेंगे और उसके बाद एसोसिएट ही करना है। तो एसोसिएट के दौरान आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं समझा है तो भी कोई बात नहीं, इस पॉइंट को रिविजिट कर लेना। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट इनकम में जीरो कर रहा हूं क्योंकि जो इनकम हुई है वो आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से सारी के सारी एसोसिएट से हुई है, वो हम जीरो कर देंगे और हम सीधा सीधा एसोसिएट से शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे। कितना प्रॉफिट? 3 मिलियन, उसमें हमारा कितना? 40%। इजी। कितना आया? 1200 आए करे कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूं, हंस रही हूं। करो बोलना, आपको जो करना है करो, मेरी तरफ मत देखो। अभी फाइनेंस कॉस्ट में असली मजा आएगा दोस्तों। फाइनेंस कॉस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मैं इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ, इटैलिक्स भी कर रहा हूँ। एग्जाम में करके मत आना, नहीं तो काटेंगे मार्क्स। अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया यार। ओ भाई, ये जो 5400 है ना, इसके सामने इसके बाजू में लिख दो वर्किंग नोट 1। और वो हाँ इसमें भी लिखेंगे। वर्किंग नोट का रेफरेंस तो दिया ही नहीं, आगे बढ़ गए। और 650 के बाजू में लिख देता हूँ वर्किंग नोट 2। जिसको नहीं समझ रहा पूछ लो। रेफरेंस देना बहुत जरूरी है क्योंकि अब मैं फाइनेंस कॉस्ट का एक पूरा हाँ सर आपने जैसे ब्रैकेट में पूरा ओपनली लिख के है फिर अलग से सॉल्व किया है, हाँ तो वो नहीं करते हुए फॉर्मूला में सॉल्व करके सिर्फ वर्किंग नोट लिख सकते हैं, नंबर रेफरेंस। अभी जैसे जो सीओएस है उसमें दो वर्किंग नोट इन्वॉल्व हो गई है ना। हाँ तो 1 और 2 लिखिए वहीं पर ही। चलेगा सॉल्विंग सॉल्यूशन चलेगा। फॉर्मूला में हाँ ऐसा कुछ रिजिड नहीं है, हाँ चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ बस स्पष्टता से लिख देना कि भैया कुछ नंबर वर्किंग नोट 1 से है, कुछ 2 से है, ताकि अगला जाके देख तो ले। डोंट वरी ऐसे वो मार्क्स काट देखो, अपना एटीट्यूड बदल दो। मार्क्स काटने नहीं बैठा बेटा, मार्क्स देने बैठा है। आपको आसान बनाना है कि वो मार्क्स दे सके, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेक इट क्लियर। वो अभी रसगुल्ली का पूछना था कि सर जहां पर हम पीएनएल बनाते हैं उसके बाजू में वर्किंग नोट बना है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, इफ इट इज इजी टू नेविगेट, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है गाइडलाइन की नीचे ही डालो, यहाँ करो वहां, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मेक श्योर इट इज क्लियर, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे एक फाइनेंस कॉस्ट का वर्किंग नोट बना रहा हूँ। ये बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों कर रहे हैं हम ये सब यार? क्या हुआ है ना इसमें, परफेक्ट। पहली बात तो इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन की अनवाइंडिंग आएगी 9 महीने की, याद रखना, सिर्फ 9 ही महीने की आएंगी। अक्वायर कब हुआ? 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हमको उसको पे करना है ना, लेकिन यार तो 30 सितंबर पे खत्म हो गया, तो उसकी अनवाइंडिंग आएंगी और एक और फाइनेंस कॉस्ट आना चाहिए इसमें। मेरे को भी नहीं मालूम क्या रहेगा, रुको। 672 है 6-7, हाँ 1 मिनट ना कर रहा है। ये वर्किंग नोट नंबर नहीं, वर्किंग नोट बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 6। भैया गोल्डी भाई ने 1 लाख के लोन नोट बांटे, लेकिन पगले ने इंटरेस्ट जो निकाला 6% पे निकालना कितने पे था? 8% पे। जिनको ध्यान नहीं आ रहा है कृपया करके फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिवाइज करें, ठीक है। 8% पे निकालना चाहिए था, तो हमें इसकी पूरी कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी। क्या बोलना है इसका? कितने $100 का एक है और 1 लाख है, तो कितना हो गई? 10 मिलियन। 10 मिलियन का ये हो गया, और एट पार है। 10 मिलियन को मैं खींच लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लूंगा। 10 मिलियन या 100 नहीं ना, 10 मिलियन होगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर इन 5 ईयर, हाँ तो उसको मल्टीप्लाई करो, तो 10 मिलियन को आप ये 0.681 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 6.81 मिलियन बन जाएगा, और 6.81 मिलियन पे 8% निकालना है। चलो आ जाओ लोग,
घूर के देख रहे हो उसको, आ जा। फाइनेंस कॉस्ट, तो पहला हमारे पास आएगा, क्या बोलते रहे उसको, लोन नोट। लोन नोट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। रीपेबल, अरे रीपेबल आफ्टर 5 years एट पार, कितना अमाउंट देना है 5 साल बाद, 10 मिलियन। दिखा दूँ यहाँ पे कैलकुलेशन, 100 इंटू 1 लाख। अरे नहीं, इसको amortize भी जैसे ही करेंगे क्या? करते हैं अभी। हाँ हाँ, अमोर्टाइज तो जैसे होता है वैसे ही होता है, डोंट वरी। आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। लोन नोट बांटे कब यार, वो भी एक बार देख लेते हैं, वरना 1 अक्टूबर, अच्छा ईयर के स्टार्ट में ही बांट दिए थे, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट लेना बेटा। ये लोन नोट पे जो इंटरेस्ट निकलेगा ना 8% पे, वो पूरे साल का निकलेगा, सिर्फ 9 महीने का नहीं निकलेगा। ध्यान रखना इस बात को, ये 1 अक्टूबर को ही बढ़ गए थे, इसमें कोई टाइम अपोर्शनमेंट वाली बात नहीं है, प्लीज ध्यान रखें इस चीज को। फिगर्स इन $1,000, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एट 8%, ठीक है। 8% यही ब्रैकेट में लिख दूँ फिर। 0.6 कितना था, 0.681, 0.681, हाँ सर। ठीक। 6 इसको मल्टीप्लाई 0.681 आ गया। फिर इस पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इसी पे 8% आ गया। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक ही तो है, सही है, चलो देखी जाएगी। और इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज्ड, उसने 6% पे कितना, उसने कुछ बोला यार यहाँ पे, गोल्डी हैज रिकॉर्डेड लोन नोट्स एज अ लायबिलिटी एट पार वैल्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये ध्यान देंगे यहाँ पर। ये देखिए बोल्ड कर रहा हूँ इस चीज को मैं अभी के लिए। गोल्डी कंपनी हैज रिकॉर्डेड लोन नोट्स एज लायबिलिटी एट पार। गोल्डी ने क्या किया, पूरा 10 मिलियन पे रिकॉर्ड कर दिया, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाया नहीं पकड़ा, मतलब IFRS 9 को अप्लाई नहीं किया, पूरा 10 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लिया। 10 मिलियन पे 6%, कितना, 6 लाख। 6 लाख फाइनेंस कॉस्ट में डाल दिया, तो मतलब 6 लाख फाइनेंस कॉस्ट में ऑलरेडी है। तो क्या रिवर्स करूं, अरे ऐसे थोड़ी निकलता ही है। नहीं बरोबर था, सॉरी, कंट्रोल Z होता क्या होता। इसने कितना किया, 6 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज, तो क्या हमें माइनस करना है, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार इसका DCF फैक्टर अच्छा, इंटरेस्ट तो मैंने मिला ही नहीं, मैं वही सोचूं एन्युटी फैक्टर। अरे भाई इसका प्रेजेंट वैल्यू ऐसे थोड़ी निकलेगा। प्रेजेंट वैल्यू तो ये उसकी निकली ना लोन नोट की। 1 मिनट रुक जाओ, सारे के सारे 1 मिनट रुक जाओ। ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है रीपेमेंट की, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी बची। आपको उसका एन्युटी फैक्टर दिया हुआ 8% का 3.993, और हर साल इंटरेस्ट कितना जाएगा बेटा, 6 लाख। हर साल इंटरेस्ट कितना जाएगा, 6 लाख। इंटरेस्ट हमेशा कूपन रेट पर और नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, तो मैं इसको 600 ही ले रहा हूं बिकॉज फिगर्स इन थाउजेंड्स, और इसको 3.993। हाँ, अब आई आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर।
वापस एक बार बता देता हूं, आपके लोन नोट्स 5 साल में रिपेबल है एट पार, ये 10 मिलियन है बिकॉज फिगर्स इन थाउजेंड्स, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये 10,000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। इसके अलावा हर साल 5 साल तक हर साल इंटरेस्ट एट द रेट 6% वो जो भी इन्वेस्टर है उसको जाते रहेगा। तो उस 6% वाले इंटरेस्ट को मैंने एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ये लिख दूं थोड़ा और स्पष्ट कर दें इसको, इंटरेस्ट एट 6% की प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाल लिया, ब्रैकेट में इसका 3.993 का एन्यूटी फैक्टर दिया हुआ है, बस उससे मल्टीप्लाई किया मैंने। जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। 6% ऑन वो $100 है ना, मतलब 10 मिलियन ले लेते हैं, 10,000 ये, तो इसका 600 निकल कर आ जाएगा। ये जो 600 पे जिसको सवाल है ये यहाँ से आया, ये 10,000, इस 10,000 का 6% 600 और उसका एन्यूटी फैक्टर से हम उसे प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है 9205.8। अब इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से पीएनएल में बातें चली जाएगी। जो गोल्डी भाई है उन्होंने क्या किया था, ये 10 लाख रुपए रिकॉर्ड किए और इसी पे 6% से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। वैसा नहीं होता तो ये उन्होंने चार्ज कर दिया था। ये कैसे आया लिख देता है, 6% ऑन, ठीक है, ये एवरी ईयर लिखना नहीं है ये सब एग्जाम में, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, कल उठ के कंफ्यूज हो गए देखकर। तो इतना एडिशनल इंटरेस्ट और चार्ज करना पड़ेगा। ये किसकी बात हुई बेटा, सिर्फ लोन नोट की बात हुई। इसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, क्या है, डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या है लिख दूं अच्छे से, अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। कितना था डेफर्ड कंसिडरेशन, वो ऊपर निकाला था ना अपन ने गुडविल में, 31680। ये क्या है, 31680 इस प्रेजेंट वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, करेक्ट, डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट फॉर द ईयर, कितना इंटरेस्ट है यार इन लोग का, 8-10% कितना है दिया है क्या कुछ, चलो लाओ मैं नोट्स रेफर कर ही लेता हूँ यार। 10% गोल्डीज वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है, ठीक है, इसको 10% से हम खींच लेंगे, लेकिन सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ना, पूरा थोड़ी करेंगे, इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 2376। गीत समझेगा बेटा, ये जो 0.681 है ये 5वें साल का है और ये 3.993 5 साल तक, आज से 5 साल तक वैसा रहता है वो। तो जो चीज कंटिन्यूसली हर साल मिलती है जिसे हम एन्यूटी कहते हैं, ठीक है, उसे इस ये 3.993 से हमें प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा क्योंकि वो हर साल हो रही है। लेकिन जो रीपेमेंट है वो एक ही बार होगा और 5 साल के अंत में होगा, तो उसको आज खींचने के लिए 0.681। आयशा शाह लेफ्ट, बहुत बढ़िया, ज्यादा पढ़ ली, आ जाओ। आई होप आप लोग को फाइनेंस कॉस्ट समझा होगा, इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कॉस्ट के अलग से काफी मार्क्स यहां पर जोड़े गए। फाइनेंस कॉस्ट, लो भाई, ये वाली देखनी है, दूसरी वाली देखनी है, लोन नोट वाली चाहिए, वो क्या कहते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन।
दोनों, बोथ ऑफ दी अबव। अंजनी को समझा कि भैया क्या हुआ? हाँ सर, ये वाला समझा। अरे क्या बात है, ये वाला पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताए कि यही वाला नहीं तो समझा। आपने इसी के रिगार्डिंग Sorry, पूछा, तो sorry, मैंने sorry. इसी के रिगार्डिंग बोला। ये वाला समझा। समझ गया, ओरल क्वेश्चन समझ गया। ठीक ठीक। ये डेफर्ड कंसिडरेशन ऊपर से लाए रहे, मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन जब गुडविल निकाल रहे थे तभी हम निकाल चुके थे। 31680, जिसने लिखा होगा उसको मिल गया होगा, जिसको नहीं दिखा दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट समझेगा कैसे निकाला? 2376 उसी पे 10%, लेकिन 9 महीने के लिए मतलब एक 10% का इंटरेस्ट निकाल दिया, उसको 9 महीने का टाइम ऑफ portion पोर्शन। कर दिया। करेक्ट। ये लो 31680, जिनको नहीं मालूम कहाँ से आया ये गुडविल, जब पार्ट ए सॉल्व कर रहे थे तभी निकाल लिया था, इस तरीके से निकाला था। उनके पास 16 मिलियन शेयर है, जिसमें से 90% हमने ले लिए, और हम 1 साल बाद उनको पर शेयर $2.42 देने वाले हैं, जिसकी आज की वैल्यू का फैक्टर ये है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये है। ठीक है, सर बताएंगे यार फाइनेंस कॉस्ट का टोटल बता दो, किसी ने निकाला होगा तो। ये आया 3184। 3184 आ गया, ठीक है। सर एक सेकंड, एक डाउट है। सर ये 136 भी आपने ऐड किया, फिर आपने 2376 भी ऐड किया, मजे लूट रहे हो, माइनस दोनों क्यों ऐड? दोनों भाई, दोनों अलग अलग चीज के इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक हायर ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें बेटा। एक लोन नोट का इंटरेस्ट है और दूसरा डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट है, दोनों जुदा चीज है। इसके अलावा इनके, अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला स्कोप मत छोड़ना। ये मैं फाइनेंस कॉस्ट पे से हटा रहा हूँ बोल्ड इटैलिक्स, ये आप लोग के रेफरेंस के लिए था। फाइनेंस कॉस्ट के इस 12 नहीं, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 14 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क का आपका फाइनेंस कॉस्ट है। 4 या कितने, एक मिनट, कितने मार्क का है ये? 4 मार्क का आपका फाइनेंस कॉस्ट है 14 मार्क में, बाकी सबके 10 मार्क। खैर अब तो कुछ बचा नहीं, बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड करना है। कैसे करते हैं ये? चलो ठीक है, सम लगा लेता हूँ। 19286 आया क्या? जी सर। ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस ले लेंगे जैसा दिया है। कोई इनकम टैक्स की कोई मेरे ख्याल में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, मेरे ख्याल में क्या नहीं है क्या इनकम टैक्स? 44802560 4480 सर 60 ठीक छे, कितना आ गया? 6400 12886। परफेक्ट। एनसीआई निकालना पड़ेगा और ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। एनसीआई वर्किंग नोट 4 बनाएंगे। ठीक है, सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है बेटा? 7440। नहीं तो उसको अपोर्शन कर दिया कि नहीं? नहीं सॉरी ना, हाँ अपोर्शन करने के बाद में 7440, एक्चुअल में 9920 था। ठीक है, ओके। ये आ गया, और इसमें से हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, बस एक ही एडजस्टमेंट है। 650 सॉरी, 650 करेक्ट, डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, बस इतना ही एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। 10%। परफेक्ट।
79। वन फोर फोर जीरो सर। वर्किंग नोट 4 में किसी को डाउट? निशिका, गीत, वर्किंग नोट 4 में डाउट? नो सर। ठीक है, गीत को कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है।